नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप मेरे परिवार की तरह हैं। थोड़ा कोरोना से सावधान रहें। आपका स्वास्थ्य, सब भारतीयों का स्वास्थ्य, सब प्राणियों का स्वास्थ्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया हम सब से है, हम सब हैं तो दुनिया है, जान है तो जहान है। मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। चलिए अपने पद परिचय पर आगे बढ़ते हैं। भाग 3 में आपका स्वागत है। वाक्य का अर्थ पूर्णतया समझने के लिए व्याकरण जो शब्द है उसकी सहायता अपेक्षित है। मतलब कोई भी वाक्य है उसका पूरा अर्थ समझना है तो फिर हमें व्याकरण की सहायता लेनी पड़ती है। यह सहायता वाक्यगत यानी वाक्य में आए हुए शब्दों के बारे में जानकारी लेने से होती है। तो शब्दों के रूप में और उनका जो परस्पर संबंध है वो शब्द क्या है और दूसरे शब्दों के साथ उस शब्द का संबंध क्या है, यह जताने में इसकी सहायता पड़ती है व्याकरण की। ठीक है, इसी प्रक्रिया को पद परिचय कहते हैं। जो पद का हम परिचय देते हैं कि वह पद क्या है और उसका दूसरे पदों से क्या संबंध है, ये बताना पड़ता है। और कल मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि पद परिचय में क्या क्या बताना पड़ता है। उसमें एक शब्द और भी जोड़ लीजिए, कल वाले में लिखना भूल गया था। मतलब शब्द जो है वो रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, वो भी बताना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर वो पद परिचय कंप्लीट होता है। जब तक शब्द वाक्य में अन्वित नहीं होते तब तक उनकी सत्ता जो है वो स्वतंत्र होती है, किंतु जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे शब्द तो फिर उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए यह उनके प्रयोग पर निर्भर है। जब तक शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक वह स्वतंत्र है। जब वाक्य में प्रयोग में आ जाएगा तब वह किस श्रेणी में रखा जाए ये उसके प्रयोग पर निर्भर है। तो इस बात को समझें आप। इसके लिए मैंने कुछ एक वाक्यों का उदाहरण दिए कि कौन सा शब्द किस रूप में प्रयुक्त है। कई बार होता सर्वनाम है, विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। कई बार कोई अविकारी शब्द होता है वो संज्ञा का काम कर देता है। कई बार संज्ञा शब्द विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। तो इनको उदाहरण सहित समझिए। तुम्हारे थैले में कुछ है अवश्य, कि आपके थैले में जरूर कुछ ना कुछ है ना। तुम्हारे थैले में कुछ है अवश्य, तो ये जो कुछ है इसको देखिए। तुम्हारे लिए कुछ आम लाया हूं, फिर इस वाक्य में कुछ आया है। वह अब कुछ करने लगा है, फिर कुछ आ गया। कुछ आप कीजिए, कुछ मैं करूंगा, तो फिर कुछ आ गया, है ना। अब इसमें सभी में कुछ आया है लेकिन अलग अलग रूपों में आया है, अलग अलग काम है उसके, अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही प्रश्न कंपटीशन में आते हैं। तो ऊपर प्रश्न बना देता है किस वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम के रूप में आया है, किस वाक्य में कुछ शब्द संज्ञा के रूप में आया है, किस वाक्य में कुछ शब्द अव्यय के रूप में आया है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि पद परिचय साधारण बात नहीं है। पद परिचय आने का मतलब है व्याकरण की बहुत सारी पकड़ हो जाना, व्याकरण का ज्ञाता हो जाना। तो साधारण बात नहीं है ये। हमें भी कई बार ऐसे ऐसे वाक्य उनमें बहुत बार सोचना पड़ता है। तो देखिए, तुम्हारे थैले में कुछ है अवश्य, ये सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। अब देखें, तुम्हारे लिए कुछ आम लाया हूं, कुछ आम, तो ये संज्ञा शब्द आ गया आगे। तो ये अब क्या है, वैसे तो कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद अनिश्चयवाचक पढ़े होंगे आपने। मैंने कहा था ना मेरे पीछे के वीडियो जिसमें मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विकारी, अविकारी ये सारे बताए थे, वो देखने पड़ेंगे तब इसका आनंद आएगा, वरना ये सारी बातें ऊपर से जाएंगी और बोर होगे आप। तो पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे। और थोड़ा हमारी जानकारी है उस हिसाब से थोड़ा चिंतन मनन करते हैं। देखो, तुम्हारे लिए कुछ आम लाया हूँ, तो मैंने अपने पीछे के वीडियो में बताया था कि संज्ञा शब्द है, उससे पहले कोई शब्द आ रहा है, संज्ञा के बारे में ही आ रहा है, तो वो विशेषण का काम करता है। ठीक है, तो ये तो था सर्वनाम। ठीक है, और ये है विशेषण के अर्थ में ये। ठीक है, वह अब कुछ करने लगा, कुछ करने लगा है, तो करना क्रिया है ना,
तो क्रिया से पहले आ गया तो ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कुछ करने लगा है तो ये क्रिया से पहले आ गया, और क्रिया से पहले आता है और क्रिया के ही संबंध में आता है तो वो क्रिया विशेषण होता है। देखो क्रिया अलग होती है, विशेषण अलग होता है और क्रिया विशेषण अलग होता है। 3 टॉपिक है ये। मैं एक उदाहरण से बता देता हूँ। पंखा चलता है। अब मैं पहले एक नया शब्द लगा देता हूँ। नया पंखा चलता है, पुराना पंखा चलता है, सफ़ेद पंखा चलता है। तो ये नया पुराना सफ़ेद ये पंखे के बारे में है, और पंखे से पहले आया है और पंखे के संबंध में आया है तो फिर ये विशेषण है, कोई चीज़ की विशेषता बता रहा है पंखे की, तो वो नया पुराना सफ़ेद ये विशेषण शब्द है। अब चलता है ये क्रिया है, क्रिया अंत में आती है, चलता है। अब देखो पंखा चलता है, पंखा तेज चलता है। अब ये तेज भी विशेषता बता रहा है लेकिन पंखे की नहीं बता रहा, चलने की बता रहा है, और चलना क्रिया है तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं, तो विकारी भी 4 होते हैं, अविकारी भी 4 होते हैं। पीछे के वीडियो में मैंने समझाया है। अब आगे देखें, यहाँ कुछ आप कीजिए कुछ मैं करूँगा, तो यहाँ जो कुछ है वो है समुच्चय बोधक अविकारी, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? अविकारी के 4 भेदों में मैंने बताया था कि 2 या 3 उपवाक्यों के बीच में उपवाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक है। लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, फिर भी ये उपवाक्यों को जोड़ते हैं। यह वही लड़का है जो कम पढ़ता है, तो जो यह वही लड़का है कम पढ़ता है, इन दोनों को जो से जोड़ दिया। यह वही लड़का है जो कम पढ़ता है, तो ये जो क्या है, योजक शब्द है, और इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द बोलते हैं। जो 2 उपवाक्यों को जोड़े, समुच्चय बोधक। ठीक है। अब ये वाक्य देखें, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा ये सर्वनाम है। ठीक है। संबंधवाचक, जो सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा सो काटेगा, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें भी जैसा आया है, जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा देश, तो ये देश संज्ञा शब्द है और संज्ञा से पहले आया है, संज्ञा के बारे में ही आया है, तो फिर ये विशेषण हो गया, तो यहाँ ये आया है विशेषण के रूप में। ठीक है। अब दोबारा देखो, तीसरे वाक्य में जैसा आया है, वह जैसा है वैसा ही रहेगा, ये क्रिया विशेषण है से पहले आया है ये, और है क्रिया होती है। जैसा है वैसा ही रहेगा, तो क्रिया के संबंध में आया है, तो ये क्रिया विशेषण है। तो देखो जैसा जो शब्द है वो इन 4 वाक्यों में आया है और अलग अलग अर्थ में आया है। इसी प्रकार ये कुछ 4 वाक्यों में आया है लेकिन अलग अलग अर्थ में आया है। तो ये देखना पड़ता है कि वो शब्द खुद क्या है और उसका लिंग वचन कारक क्या है और दूसरे शब्दों के साथ उनका क्या संबंध है और खुद किस अर्थ में आया है, ये बताना होता है पद परिचय में। और इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं कि अमुक शब्द क्या है, तो इनको गंभीरता से समझना जरूरी है। एक वाक्य और देखें, राम जैसा पुत्र कहाँ मिलेगा, ये जैसा संबंध बोधक के रूप में आया है। राम जैसा पुत्र, अब आप समझ रहे हो। ये 4 वाक्य और देखिए, तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ ये क्या आया है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, फिर ये क्या आ गया, क्या बालक क्या युवा सभी देश प्रेम के दीवाने थे, तो फिर ये क्या आ गया, है ना। क्या तोता मर गया, क्या तोता मर गया, ये विस्मय बोधक है, ये तो आप समझ गए होंगे। ये है विस्मय बोधक अविकारी शब्द है। क्या इस वाक्य में क्या, और इस वाक्य में तुम क्या चाहते हो, ये सर्वनाम के रूप में है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये, तुम क्या चाहते हो। यहाँ कोई संज्ञा शब्द रख कर देख लो, तुम आम चाहते हो, तुम सेव चाहते हो, तुम पुस्तक चाहते हो, तो उन्हीं की जगह है ना तुम क्या चाहते हो। तो आम सेव पुस्तक ये संज्ञा शब्द है और संज्ञा के स्थान पर आ रहा है वो सर्वनाम ही होता है, और प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ देखो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सेवा, तो ये विशेषण के रूप में आया है यहाँ पर, क्या सेवा कर सकता हूँ। ठीक है। सेवा से पहले सेवा भाववाचक संज्ञा है, और संज्ञा कोई भी हो उससे पहले जो आता है वो विशेषण होता है, उसके बारे में विशेषता बताता है तो, या कोई विधान प्रस्तुत करता है तब, तो ये यहाँ विशेषण का काम कर रहा है। क्या यहाँ सर्वनाम का काम कर रहा है, यहाँ विशेषण का काम कर रहा है,
और यहाँ विस्मय बोधक का काम कर रहा है। और इस वाक्य में देखो, क्या बालक क्या युवा सभी देश प्रेम के दीवाने थे। तो ये दो तरह के उपवाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक अविकारी। तो इसमें अविकारी है। अब आप समझ गए, किसी भी वाक्य के संपूर्ण अर्थ को ढंग से समझने के लिए उसमें जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनके व्याकरणीय आधार पर पूरी व्याख्या की जानकारी देनी पड़ती है पद परिचय में, है ना। और वो जानना जरूरी है संपूर्ण अर्थ समझने के लिए। इसीलिए पद परिचय को कुछ लोग पद निर्देश भी कहते हैं और कुछ पद व्याख्या भी कहते हैं। पद परिचय को इस नाम से भी लिखते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी भी वाक्य में रेखांकित पद के बारे में बताना पड़ता है कि वो क्या है, मतलब विकारी है या अविकारी। और विकारी है तो इनमें मिलेगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी है तो क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। तो चार ही विकारी होते हैं, चार ही अविकारी, इनमें से मिलेगा। इसके बाद उनका भेद बताना पड़ता है कौन सा है, फिर उसका लिंग बताना पड़ता है, वचन बताना पड़ता है, कारक बताना पड़ता है। क्रियापद रेखांकित है तो काल बताना पड़ता है, उसका वाच्य भी बताना पड़ता है। वाच्य भी तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इनके बारे में मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। अब एक वाक्य देखिए जिसमें मैं इन चारों को लाने की कोशिश करूँगा, चारों विकारी और चारों अविकारी। तो देखिए एक वाक्य, इस वाक्य को देखें। अरे सूरज डूब गया और तुम अभी तक इसी गांव के पास ही घूम रहे हो। ये वाक्य पूरा हुआ है यहाँ। तो देखें यहाँ पहले वाक्य के आधार पर बता देता हूँ, ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य की क्या पहचान है, मिश्रित की क्या पहचान है, संयुक्त की क्या पहचान है, ये मैं पद परिचय के बाद वाक्य विश्लेषण करवाऊंगा। उस टॉपिक में ध्यान से समझना, बड़ा ही आराम और सरल तरीके से समझाऊंगा, आप सभी के समझ में आएगा। भले वो 8वीं क्लास का बच्चा है उसके भी आराम से समझ में आएगा, क्योंकि मेरी शब्दावली सिंपल रहेगी, सिंपल उदाहरणों से समझाऊंगा। तो अगर आप बड़े लोग भी देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इस वीडियो से ज़रूर जोड़ें, इस चैनल से ज़रूर जोड़ें। मैं बहुत बार बताता हूँ, गेम का चस्का लग जाता है ना बच्चे के, तो फिर दूसरी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। इसलिए शुरू से ही अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएं पढ़ाई के, तो वो उनमें रुचि लेने लगते हैं। तो ये वाक्य के आधार पर देखें तो अरे सूरज डूब गया, ये एक उपवाक्य बन गया। या अलग से कहें तो वाक्य है, तुम अभी तक इसी गांव के पास ही घूम रहे हो, ये एक और वाक्य है। तो हमने दोनों वाक्यों को और से जोड़ दिया, तो अब ये उपवाक्य बन गए। और ये पूरा यहाँ आकर के ये पूर्ण विराम लगा है, यहाँ आकर के एक वाक्य बना है। तो दो उपवाक्य बन गए, और से जुड़े हैं। तो दोनों उपवाक्य स्वतंत्र है, एक दूसरे के समानाधिकरण है। ये बाद में डिटेल से बताऊंगा वाक्य वाले में। तो यहाँ ये उपवाक्य में जुड़ा, तो ये संयुक्त वाक्य है, और से जुड़ने वाले संयुक्त वाक्य ही होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ एक एक पद की व्याख्या कर रहा हूँ। अरे ये है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक अविकारी शब्द है, अविकारी। तो हमने अविकारी बता दिया और इसका भेद बता दिया, विस्मय बोधक। बस अविकारी में इतना ही बताना होता है, क्योंकि अविकारी में लिंग वचन कारक नहीं बताना पड़ता। क्यों? क्योंकि अविकारी होता ही वो है जिस पर लिंग वचन का फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे बात सूरज। तो ये क्या है? नाम है ना, किसका? इसका, है ना, इसका नाम है। और नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं सिंपल शब्दों में। ठीक है ना, इसमें कैद मत रहिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, है ना, वो ठीक है, मैं मानता हूँ परिभाषा है, लेकिन आप तो नॉर्मल तरीके से याद रखिए कि किसी भी चीज़ के, वस्तु के, जगह के नाम को संज्ञा कहेंगे। जैसे मैं कहूँ चश्मा, तो ये इसका नाम है तो संज्ञा है ना। मैंने एक बार किसी बच्चे को कहा तेरी संज्ञा बता, तो कहते मेरी संज्ञा तो पता नहीं। संज्ञा का मतलब आपका नाम बताओ। देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ, महात्मा गांधी को बापू नाम दिया गया, महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी गई, तो नाम दिया गया, संज्ञा दी गई, एक ही बात है। ठीक है ना।
तो ये संज्ञा शब्द है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भेद बताना पड़े ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर इसका लिंग वचन कारक बताना पड़े तो ये देखो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और वचन क्या है, एक वचन है, ठीक है। और कारक बताना पड़े तो कर्ता कारक है। डूब गया जो क्रिया है उसका कर्ता कारक है ये, ठीक है। और ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 तरह के होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये व्युत्पत्ति की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं। और ये भी मैं अपने पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि पीछे के सारे वीडियो में ये सारी बातें जो पद परिचय में चाहिए वो बताकर ही मैंने पद परिचय शुरू किया है। और सारी बातें एक साथ बताऊंगा तो ये वीडियो तो 2-3 घंटे का बनेगा। इतनी देर आप रुकते नहीं हो, आप तो उंगली मार के थोड़ा सा देखते हो। डूब गया, अब इसका परिचय करते, इसको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। ये संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया, 2 क्रियाएं एक साथ आती है ना। और इसके बारे में भी संयुक्त क्रिया कैसे बनती है, इसके कितने और भेद होते हैं, ये भी मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसमें क्या है, डूबना जो है वो मुख्य क्रिया है, ठीक है। और ये गया जो है वो सहायक क्रिया है, ठीक है। अब आओ और, तो ये क्या है, योजक शब्द है। और क्या है, इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक। अब आओ, ये अविकारी है, अभी इसमें लिंग वचन कारक नहीं बताना पड़ता, अविकारी होते हैं समुच्चय बोधक, अविकारी, ठीक है ना। अब आओ तुम, तो ये सर्वनाम है, नाम की जगह है, किसी के नाम को संकेतित करता है ये, ठीक है। तो सर्वनाम है। और क्या है, पुरुषवाचक है, भेद बताओ तो पुरुषवाचक है। लिंग बताना है, तुम, तो तुम तो लड़की को भी कहते हैं। तो लास्ट में क्रिया देख लें, घूम रहे हो, घूम रही हो, तो ये स्त्रीलिंग होता, ठीक है। तो अब ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है और एक वचन है, ठीक है। अब यहाँ क्रिया बहुवचन में लग रही है, घूम रहे हो बहुवचन में, लेकिन तू निरादरित सा शब्द है, तू की जगह तुम लिखोगे तो थोड़ा सा आदर आता है, तो घूम रहे हो आदर के लिए आ गया। तो तुम जो है वो यहाँ एक की ओर ही संकेतित है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा को भी कहा जा सकता है तो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, ओब्लिक अथवा, है ना, उभय वचन, एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी। ये ओब्लिक क्यों करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ गया क्योंकि जो तुम शब्द है वो सर्वनाम है, ठीक है। और सर्वनाम का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता बिना संज्ञा के। क्यों, क्योंकि सर्वनाम आता ही संज्ञा के स्थान पर है। फिर भी वो कहीं बता मुझे एक वचन में या बहुवचन में, तो आप उनको बोलो भैया पहले इसकी संज्ञा बता, क्योंकि सर्वनाम का कोई वजूद नहीं होता बिना संज्ञा के। तो संज्ञा बता, फिर बता दूंगा एक वचन है कि बहुवचन, है ना। तो संज्ञा के स्थान पर आते हैं ये। तो संज्ञा अगर पता लगे कि वो रमेश को कह रहा है या कई लड़कों को कह रहा है या एक लड़के को कह रहा है, तो उस आधार पर तय किया जाता है। तो पहले का क्या प्रसंग हमें क्या पता, क्या संज्ञा आई थी। अगर इसी प्रकार लिंग में भी दिक्कत आती है तो हम उभय लिंग लिख देंगे। जैसे एक उदाहरण देखें, राम उसकी पिटाई करता है। अब उसकी का पद परिचय करना पड़े तो ये सर्वनाम है, एक वचन है। एक वचन का तो कैसे पता लगा, उनकी, उनकी होता ना, उनकी तो बहुवचन होता, उसकी तो एक वचन है, तो वचन तो क्लियर हो गया, एक वचन है। अब लिंग का क्लियर नहीं है, कैसे, क्योंकि ये सर्वनाम है और बिना संज्ञा के इसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं निकलता। तो पहले संज्ञा लाओ फिर बता देंगे ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। प्रमिला पढ़ती नहीं है, राम उसकी पिटाई करता है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। रमेश पढ़ता नहीं है, राम उसकी पिटाई करता है, तो ये पुल्लिंग हो गया। तो पहले संज्ञा लाएंगे तभी तो सर्वनाम का कुछ अर्थ निकलेगा ना, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा पर डिपेंड होता है। तो यहाँ आप लिंग लिखेंगे इसका, तो लिंग में क्या लिखोगे, उभय लिंग लिख दो भले ही, ठीक है ना, उभय लिंग, या यूं लिख दो स्त्रीलिंग अथवा करके पुल्लिंग, ठीक है, यूं लिख दो। और इसमें कारक बताएं तो कर्ता कारक है, घूमना, घूम रहे हो, ठीक है ना, इस क्रिया का कर्ता है ये। अब आ जाओ अभी, अभी घूम रहे हो, तो ये क्रिया से पहले आना चाहिए, लेकिन वाक्य में पद क्रम थोड़ा बदल सकते हैं भाव के आधार पर या अर्थ पर जोर देना हो तब, लेकिन ये इसको संकेतित कर रहा है, इसके अर्थ में आया है। तो अभी घूम रहे हो,
तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, और ये अविकारी है। ठीक है। अब है तक, ये क्या है, संबंध बोधक है, संबंध बोधक, ये भी अविकारी है, इसका ज़्यादा परिचय करने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अविकारी आ गया ये। ठीक है, भेद बता दिया, संबंध बोधक है। इसी गांव में, तो यहाँ से इसी का पद परिचय करें तो गांव शब्द है वो संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले आ गया और गांव को ही संकेतित कर रहा है इसी के बारे में, तो फिर ये विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। अब कौन सा विशेषण मानेंगे, तो आप यूँ देखा करें, एक तो है गुणवाचक, एक है संख्यावाचक, ठीक है, एक होता है संकेतवाचक और एक है परिमाणवाचक है। तो संख्यावाचक नहीं है, परिमाणवाचक नहीं है, गुण और संकेत में से है, तो ये संकेत कर रहा है इसी गांव में, तो ये संकेतवाचक विशेषण है। और इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और एक वचन में है, कैसे पता लगा एक वचन में, गांव से संबंध है ना, इन्हीं गांवों में, तो इन्हीं होता, बहुवचन होता, तो ये एक वचन में है। ठीक है, और गांव के कारण इसका पुल्लिंग आ गया। और इसका विशेष्य जरूर बताओ, विशेषण में विशेष्य बताया जाता है कि ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो इसका विशेष्य हो गया गांव, गांव विशेष्य का विशेषण है, ऐसे इसका पद परिचय करना है। अब गांव का करो तो गांव संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है। ठीक है, और कारक बताए तो यहाँ से विभक्तियों से पता चलता है, संबंध का के की आता है ना, तो ये संबंध कारक है। सारी बातें बता दी। अब आ जाओ, इनको एक साथ ले लिया करो भले। अब है पास ही, तो ये पास, तक, दूर, ये भी क्या है, अविकारी शब्द है, संबंध बोधक है, अविकारी, और कौन से, संबंध बोधक है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी अविकारी है। अब घूम रहे हो, ये संयुक्त क्रिया है। ठीक है, मुख्य क्रिया क्या है, घूमना, और रहे हो ये क्या है, सहायक क्रिया है। और वर्तमान काल है, और कृत्रिवाच्य है, काल और वाच्य दोनों बताने पड़ते हैं क्रिया में। तो इतनी जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो आपके दोस्त हैं, साथी हैं, घर परिवार में हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करें, जो पढ़ने वाले हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। पद परिचय को अभी समाप्त नहीं करेंगे, कुछ और वीडियो बनाएंगे, कुछ और वाक्य लेकर आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।